Hello students, today we will start chapter number 11, Human Eye and Colorful World. So for this year, it's 2 to 3 topics are deleted from your syllabus. The first topic is Human Eye, and explanation of various part of human eye is reduced for this year, and also various defect in human eye is also reduced for this year. The first topic for this year is which is in your syllabus, that is refraction through a glass prism. Refraction through a glass prism. So before going to start this topic, first we have to know what is a prism. So prism is a homogeneous transparent refracting medium bounded by at least two non-parallel surface inclined at some angle. So what is the meaning of prism? कि prism is a homogeneous transparent refracting medium, means prism आपका ये ऐसा होता है. अब प्रिज्म में क्या है कि देर आर द टू नॉन पैरेलल सरफेस, ये दो आपके जो है नॉन पैरेलल सरफेस है. दीज सरफेस आर इंक्लाइंड एट सम एंगल, इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा, एंगल होगा. एंड इट इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, और मेनली जो हमने डिस्कस करना है दैट इज मेड ऑफ ग्लास. सो वी से दैट ग्लास प्रिज्म. क्लियर? सो फॉर दिस टॉपिक देयर इज एक्टिविटी इन योर सिलेबस. दिस एक्टिविटी वी हैव टू डू नाउ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will take a glass prism. We will take a glass prism like this. So we mark its boundaries with a pencil. The name is A, B and C. So this ABC is your glass prism. We place that glass prism on a white sheet and mark its boundaries. Clear? So now we have to place two pins on the side of AB. Clear? And these two pins are seen through the face AC. And by seeing these two pins, we have to place two another pins on the side of face AC in such a way that all the four pins are in the straight line. So if I place two pins here, we say that this is your pin P1 and this is your pin P2. Clear? ये हमने दो पिन लगा दी AB के साइड में. अब हमने इधर भी दो पिन आपकी लगानी है. वी से दैट कि दिस इज पिन P3 एंड दिस इज पिन P4. P3 एंड P4. तो ये आपकी पिन आ गई. क्लियर? सो जब हम इन पिन्स को थ्रू प्रिज्म देखते हैं, दीज ऑल फोर पिन आर इन स्ट्रेट लाइन, बट व्हेन वी रिमूव प्रिज्म दीज आर नॉट इन स्ट्रेट लाइन. क्लियर? सो नाउ वी विल जॉइन दिस टू पिन टू द फेस AB, एंड ये हमने इसको ज्वाइन करा दिया, ये यहाँ पे ज्वाइन किया इसने. सो दिस इज योर फेस AB को ज्वाइन किया, यहां पे हमने कोई पॉइंट दे दिया, इसका नाम मान लो L है. नाउ वी विल ज्वाइन दीज टू पिन टू द फेस AC एंड वी नेम देम M. इसको हमने M नाम दे दिया. सो नाउ वी ज्वाइन द M एंड N. इसके बाद हमने M और N को ज्वाइन करवा दिया. आफ्टर दैट वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर at point L and at point M. So we draw, this is your perpendicular. We say that this is perpendicular and this is another perpendicular. Clear? This perpendicular name we say that this is N dash, this is M dash, M double dash. So now why we draw perpendicular here? We draw perpendicular here to give the denotation of angle of incident, angle of refraction and angle of emergence. So this is your angle of incident, ये आपका आएगा angle of incident, and this is your angle of emergence. In exam question will ask in form of MCQ, तो आपको वो I और E देगा. क्लियर? लेकिन कहीं और दे देगा, 3-4 फिगर दे देंगे, उन फिगर में से बताना है कि which one is correct. एंड दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम R1 कहेंगे, एंड दिस इज अनदर, दिस इज R2. क्लियर? सो ये आपकी एक्टिविटी होगी इसके अंदर. क्लियर? सो नाउ वी नो दैट कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, की जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में जाती है, तो वी विल एक्सटेंड दिस इंसिडेंट लाइट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. सिमिलरली दिस रे ऑफ लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम इमरजेंस रे, इसको भी हमने एक्सटेंड कर दिया. सो यहाँ पे आपका एक नया एंगल आएगा, इस एंगल को हम लिखेंगे D के साथ लिखेंगे. दिस एंगल इज नोन एज D. अब जो D होगा यहाँ पे, ये आपका होगा एंगल ऑफ डेविएशन. D इज एंगल ऑफ डेविएशन.
क्लियर। सो जो डी है, जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है, ये इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द एंगल बिटवीन दी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड इमर्जेंस रे ऑफ लाइट। ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन थी और ये इमर्जेंस रे ऑफ की डायरेक्शन थी। तो जो एंगल होगा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट लाइट, तो उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ डेविएशन। और सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी इंसिडेंट रे है यहाँ से, वो अपने पाथ से कितना डेविएट हुई है, तो उस एंगल को बोलेंगे हम एंगल ऑफ डेविएशन। सो एंगल ऑफ डेविएशन आपका है द एंगल बिटवीन दी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड इमर्जेंस रे ऑफ लाइट। तो ये आप लोगों ने डेफिनेशन नीचे जरूर लिखनी है। तो ये आपका टॉपिक था रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ये एक्टिविटी है, इन दी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी यू हैव टू राइट। तो एक्टिविटी में कैसे लिखना है? प्लेस अ ग्लास प्रिज्म ऑन अ शीट ऑफ पेपर, मार्क इट्स बाउंड्री, नाउ फिक्स 2 पिन्स ऑन साइड AB in a such a way that place another 2 pin on the side of AC in a such a way that all the 4 pins are come in straight line. Now join the pin P1 and P2 with the face AB and P3 and P4 with face AC. Join the point L and M. Clear? After that, draw perpendicular at point L and at point M. In that way you have to write fully, which we already told you previously. So ये आपका टॉपिक था रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। नेक्स्ट वी विल सी डिस्पर्सन ऑफ अ लाइट। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो डिस्पर्सन ऑफ अ लाइट। एक्चुअली टॉपिक नेम इज डिस्पर्सन ऑफ अ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ अ व्हाइट लाइट व्हेन इट इज पासिस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। So first of all we will discuss definition, then afterward we will understood it. The phenomena of splitting of a light, the phenomena of splitting of a white light, phenomena of splitting of white light. The phenomena of splitting of a white light into 7 color when it pass through a glass prism is called dispersion of light. उसको हम dispersion of light कहते हैं। And we will get 7 colors, and that 7 color we will get a band of 7 color which is known as spectrum. हम क्या मिलेगा? band of 7 color. We will get the band of 7 color. कि when a white light passes through a glass prism we will get a band of 7 color which is known as spectrum, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर? अब हमने इसको डिस्कस करना है कि हाउ दिस बैंड ऑफ 7 कलर विल फॉर्म एंड व्हाट इज द कोज और व्हाट इज द रीजन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर। सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ डायग्राम हियर। सो इफ वी से दैट कि दिस इज योर ग्लास प्रिज्म, कि दिस इज योर ग्लास प्रिज्म, क्लियर? नाउ a ray of white light fall on a glass prism here. So this is your ray of white light. So we know that the light travel in straight line, so this have to travel like this, but due to the refraction of light there is a change in the path of light. Clear? And also due to dispersion of light, this white light simply split into 7 color like this. So we represent only 2 color, 2 कलर हम रिप्रेजेंट करेंगे सिर्फ यहाँ पे, ये और ये कलर। तो दिस इज योर रेड कलर एंड दिस इज योर वॉयलेट कलर। इन बिटवीन वॉयलेट एंड रेड यू विल गेट द अदर कलर। सो व्हेन दिस व्हाइट लाइट पासिस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट सिंपली स्प्लिट इनटू 7 कलर एंड दीज 7 कलर व्हेन फॉल ऑन अ व्हाइट स्क्रीन, इनको जब हम स्क्रीन पे फॉल करवाएंगे लाइक दिस, सो देयर इज अ स्क्रीन, व्हाइट स्क्रीन। So you will get a band of 7 color and order of the color in this band is Vibgyor. So the order is VIBGYOR. So what is the meaning of Vibgyor? So this color is violet. After violet you will get indigo, then blue, then green, then yellow, then orange, then red. So if I want to represent here all these 7 color, so like this you will get 7 color. 1 2 3 4 5 6 7.
So these are the remaining color. So if this is violet, then this is indigo, then this is blue, after blue that is green, green के बाद yellow और yellow के बाद orange. तो what is dispersion of light? The splitting of white light into 7 color after passing through a prism is known as dispersion. You will get a band of 7 color which is known as spectrum, and the order of color is Vibgyor, means जो सबसे नीचे कलर होगा वो violet होगा और जो सबसे ऊपर मिलेगा वो आपको मिलेगा रेड मिलेगा. अब हमने पढ़ना है व्हाट इज द कोज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट, कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्यों होती है. द कोज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज वेवलेंथ. क्या कारण है? वेवलेंथ है. बिकॉज व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर एंड 7 कलर हैव डिफरेंट वेवलेंथ, कि जो आपका रेड, रेड के बाद आपका ऑरेंज, क्लियर, ऑरेंज के बाद आपका येलो. So these are few color which I represent here have different wavelength, means different color have different wavelength. Clear? So red color have maximum wavelength, red color have maximum wavelength. On the other hand, जो आपका वॉयलेट कलर होगा, जो आपका वॉयलेट कलर है, हैव द मिनिमम वेवलेंथ. क्लियर? मीन्स रेड कलर की मैक्सिमम वेवलेंथ होती है और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ क्या होती है? मिनिमम होती है. एंड वेवलेंथ इज लिंक विद द स्पीड. जो वेवलेंथ आपकी है वो स्पीड से जुड़ी हुई है. कैसे जुड़ी हुई है उसको हमने समझना है. यहां पे लिखते हैं, ऊपर जगह खाली है थोड़ी, कि द वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. मीन्स जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी उस कलर की स्पीड भी क्या होगी? ज्यादा होगी. तो रेड कलर हैव मैक्सिमम वेवलेंथ, रेड कलर की मैक्सिमम वेवलेंथ है, वेवलेंथ को हम लैम्डा से लिखते हैं. तो रेड कलर हैव आल्सो स्पीड आल्सो RS, कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, अगर उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी तो उसकी स्पीड भी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी. सो व्हेन द different color split here, तो रेड कलर केम फर्स्ट एंड वॉयलेट कलर केम लीस्ट. मीन सबसे पहले वो रेड कलर आया, उसके बाद आपका आया वॉयलेट कलर. रीजन क्या? कि रेड कलर की वेवलेंथ थी मैक्सिमम, तो उसकी स्पीड भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी. एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट कि द कलर हुज वेवलेंथ इज मैक्सिमम, स्पीड इज आल्सो मैक्सिमम, एंड दैट कलर डेविएटेड लीस्ट, कि जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी और उसकी जो डेविएशन है, क्या है? जो डेविएशन, डेविएशन मीन्स उसके जो पाथ में चेंज आएगा वो सबसे कम आएगा. अगर मैं यहां से इनको देखता हूं कि मैंने इस रेड कलर को एक्सटेंड किया तो ये आया D ऑफ रेड. अगर मैं वॉयलेट का देखता हूं तो ये आया D ऑफ वॉयलेट. तो हम यहां से देख रहे हैं कि जो D ऑफ वॉयलेट है वो है ग्रेटर देन D ऑफ रेड. मीन्स जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो वॉयलेट कलर के लिए ज्यादा है और रेड कलर के लिए कम है. सो दिस इज द कोज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट. तो लिखना कैसे है? 2 पॉइंट में लिखेंगे यहां से कि व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, क्लियर, एंड ईच कलर हैव इट्स ओन वेवलेंथ. द रेड कलर हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड वॉयलेट कलर हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. द कलर हुज वेवलेंथ इज longest have the highest speed and the color which have the shortest wavelength have the lowest speed. So red color have the maximum speed and violet color have the minimum speed, and the color whose speed is maximum deviate the least, and the color whose wavelength is shortest, speed is lowest, deviate the most. So that's why the violet color deviate the most and रेड कलर डेविएट द लीस्ट. सो दिस इज द कोज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट. ये आपका है कोज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट. तो नेक्स्ट वी विल सी दैट कि इन दिस फिनोमेना वी हैव सीन हियर दिस व्हाइट लाइट सिंपली स्प्लिट इनटू 7 कलर. इज दैट 7 कलर कंबाइंड टू फॉर्म अ व्हाइट कलर? सो दिस वी हैव टू सीन इन द नेक्स्ट टॉपिक. तो अब हमने यहां पे देखना है कि दिस इज a prism A on which a white light incident. This white light simply split into 7 color. We represent only 2, violet and red. The remaining band is in this region. So when this light is fall on another prism, but that prism is inverted. कि ये A prism था जिसको सीधा रखा हुआ है, B prism है जो inverted है.
So when the band of 7 color fall on that prism, these band combine to again form a white light. तो मीन्स ये कह सकते हैं हम कि व्हाइट लाइट को 7 कलर में और 7 कलर को दोबारा से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है जब हम उस बैंड के सामने एक इन्वर्टेड प्रिज्म रखेंगे। क्लियर? तो ये आपका टॉपिक था कि व्हाइट लाइट कैन बी कन्वर्ट इनटू 7 कलर एंड अगेन दिस बैंड ऑफ 7 कलर कैन बी कन्वर्ट इनटू व्हाइट लाइट। तो नेक्स्ट आपका है वेरियस फिनोमेना ऑफ लाइट इन नेचर विच इज बेस्ड ऑन द डिस्पर्सन। क्लियर? डिस्पर्सन ऑफ लाइट इन नेचर। द टॉपिक इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट इन नेचर। तो क्या है ये नेचर के अंदर? तो नेचर के अंदर जो हम रेनबो ऑब्जर्व करते हैं, रेनबो, तो रेनबो जो आप ऑब्जर्व करते हो दैट इज ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब रेनबो कैसे बनता है? आफ्टर द रेनफॉल सम वाटर ड्रॉपलेट आर सस्पेंडेड इनटू एयर। ये रेनफॉल हुई, रेनफॉल होने के बाद कुछ जो वाटर ड्रॉपलेट थी वो एयर के अंदर सस्पेंड हो गई। These water droplet act as a prism. These water droplet act as a prism. So when a sunlight fall on that water droplet, these water droplet act as a prism. Simply split that sunlight into 7 color because sunlight है जो वो white color की होती है and white color है combination of 7 color. So when sunlight fall on a water droplet suspended into air, then the sunlight is refracted. The refracted light split into constituted 7 colors. So thus the water droplet suspended into air behave like a glass prism. So red color deviate the least and violet color deviate the most. So इस तरह से आपका रेनबो बनता है। इसका हमने डायग्राम समझना है कैसे है। So if we say that कि this is the position of sun, ये आपका यहाँ पे sun है। Clear? So a ray of light is coming from sun. ये ray of light थी जो कहाँ से आ रही थी? sun से आ रही थी, like this. Here, so this is a ray of light which fall on the sun. So as we know that the ray of light must be travel in straight line. So ये आपका एयर है, ये आपका वाटर ड्रॉपलेट आ गई, तो लाइट कहाँ जा रही है? रेयर से डेंसर में जा रही है। तो ड्यू टू दैट देयर इज अ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट एंड आल्सो दिस वाटर ड्रॉपलेट एक्ट एज अ प्रिज्म। तो यहाँ पे दो फिनोमेना होंगे, यहाँ पे डिस्पर्सन भी होगी और यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी होगी। तो रिफ्रैक्शन की वजह से ये रे यहाँ पे आई और ये रे यहाँ पे आ गई। क्लियर? अब ये आपको पता होगा, ये मिलेगा रेड आपको और जो ये है आपको, ये है आपका वॉयलेट। रीजन क्या है इसका? क्योंकि यहाँ पे आपका फिनोमेने दो हो रहे हैं। कौन सा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्लियर? अब आपका जो ऑब्जर्वर होगा अगर यहाँ पे खड़ा होगा तो उसको सन दिखाई देगा, तो उसको रेनबो नहीं दिखेगा। So the observer must be at that position. यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर होना चाहिए जो इसको ऑब्जर्व करेगा। क्लियर? तो अब जो ये रे ऑफ लाइट है ये आपकी आगे की तरफ आएगी, ये भी यहाँ पे आएगी। सो अगेन जो आपकी है वो वाटर ड्रॉपलेट से अब कहाँ आ रही है? एयर में आ रही है। तो अगेन देयर इज अ चेंज इन द पाथ ऑफ दीज रेज। क्लियर? तो जब ये रे के पाथ में चेंज आएगा तो हम कहेंगे कि दीज रे आर ऑब्जर्व बाय दिस ऑब्जर्वर। तो हमने देखना है कि जो ये रे थी आपकी, दिस इज अ वॉयलेट कलर, तो ये वॉयलेट होगा और जो ये है ये रेड कलर की होगी। सो इस तरह से आपका रेनबो बनता है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो यहाँ पे 3 फिनोमेना हुए हैं बेटा। एक दो तो यहीं पे हो गए थे आपके, कौन कौन सा? रिफ्रैक्शन, और दूसरा था यहाँ पे डिस्पर्सन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एंड जो तीसरा फिनोमेना हुआ है वो आपका हुआ है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो दीज 3 फिनोमेना आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनबो इन द स्काई आफ्टर द रेनफॉल. Rainbow is observed during the rainfall or after the rainfall when we look at the water droplet फाउंटेन प्रोवाइड बाय सन एट द बैक ऑफ द ऑब्जर्वर. मीन्स पॉइंट यहाँ पे है कि रेनबो तभी ऑब्जर्व होगा कि अगर सन जो होगा ऑब्जर्वर के पीछे होगा. अगर सन ऑब्जर्वर के सामने होगा तो यू आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व द रेनबो. तो ये आपका टॉपिक था डिस्पर्सन ऑफ लाइट. तो नेक्स्ट इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो आता है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. क्लियर? दिस वी हैव सीन नाउ.
अब हमने नेक्स्ट समझना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। So it is clear from name atmospheric means the refraction take place in atmosphere is known as atmospheric refraction कि जो रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर में होंगी उनको हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहेंगे। अब हमने समझा कि एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन क्यों होती है, इसका कारण क्या है। बिकॉज वी नो दैट द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ वेरियस लेयर ऑफ द गैसेस कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वहां पे एयर की डिफरेंट लेयर्स हैं। अब कुछ लेयर आपकी डेंसर है, कुछ लेयर आपकी रेयर है, कुछ की डेंसिटी ज्यादा है, कुछ की डेंसिटी कम है। मीन्स अर्थ एटमॉस्फेयर हैव डिफरेंट लेयर ऑफ एयर। क्या है अर्थ के एटमॉस्फेयर में? डिफरेंट लेयर ऑफ एयर एंड दीज डिफरेंट लेयर हैव डिफरेंट डेंसिटी, दे हैव डिफरेंट डेंसिटी। सम लेयर एक्ट एज अ डेंसर एंड सम लेयर एक्ट एज अ रेयर कि सम लेयर कैसे एक्ट करेंगी, सम लेयर एक्ट एज अ denser and some layer act as a rare medium. So as we know that कि when light goes from rare to denser or denser to rare, so there is a change in the path of light is called refraction, and these refraction take place in atmosphere, so we name them as atmospheric refraction. अब हमने इसको समझना है कि एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन क्या होती है और इसी के अंदर आपका क्वेश्चन आ जाएगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं कि दिस इज द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये आपकी लेयर बना दी मैंने डिफरेंट। सो वी विल मेक हियर 2 to 3 लेयर्स। सो वी मेड 4 लेयर ऑफ वेरियस गैसेस और एयर। क्लियर? दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे आपका कोई स्टार है। अब दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे समझना है कि एज वी नो दैट कि द लेयर ऑफ द एयर विच इज नियर टू द अर्थ सरफेस, ये जो अर्थ सरफेस के नियर जो लेयर होगी, फॉर एग्जाम्पल ये कोई नियर लेयर है जो अर्थ सरफेस के है, तो ड्यू टू अर्थ सरफेस की दिन के टाइम में जो अर्थ का सरफेस है वो हीटअप हो जाएगा। हीटअप होने से क्या होगी कि जो ये एयर है ये एक्सपैंड होगी, एक्सपैंड होकर क्या करेगी, राइज करेगी। सो ये अपर चली जाएगी। तो पॉइंट यहां पे नोट करना है, द लेयर विच इज नियर टू अर्थ सरफेस, लेयर विच इज नियर टू अर्थ सरफेस एक्ट एज अ डेंसर। कैसे एक्ट करती है वो? डेंसर की तरह एक्ट करती है। विच इज नियर टू द अर्थ सरफेस एक्ट एज अ डेंसर मीडियम एंड द लेयर विच इज फार अवे फ्रॉम अर्थ सरफेस एक्ट एज अ रेयर मीडियम। तो ये पॉइंट हमने नोट करना है क्योंकि वो डेंसर है और जो दूर है वो रेयर है। अब आपसे पॉइंट पूछा जाए तो जो ये लेयर है ये रेयर होगी, ये उससे डेंसर, ये उससे डेंसर, ये उससे डेंसर और ये उससे डेंसर। तो जब लाइट आएगी तो हमने देखना है कि व्हाट हैपन टू द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द स्टार। तो वी से दैट कि दिस इज अ रे ऑफ लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द स्टार। तो ये आपका यहाँ पे रेयर है और ये आपका क्या है, डेंसर है। तो वी विल ड्रॉ अ नॉर्मल हेयर लाइक दिस। सो वी नो दैट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो ये लाइट यहाँ पे आ गई। अगेन वी विल ड्रॉ हेयर अ नॉर्मल। अब ये डेंसर थी, पहले ये रेयर थी। अब जो ये लेयर है ये लेयर एक्ट करेगी एज अ रेयर मीडियम, ये एक्ट करेगी डेंसर। क्योंकि जैसे जैसे हम नजदीक आते जा रहे हैं जो लेयर है वो मोर डेंसर होती जा रही है। मीन्स ये लेयर है जो ये लेयर है इससे ज्यादा डेंसर है। सो अगेन दिस रे अगेन बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। अगेन वी विल ड्रॉ हेयर नॉर्मल। सो अगर हम इन दोनों लेयर को कंपेयर करें तो जो ये लेयर होगी दिस लेयर इज मोर डेंसर एज कंपेयर टू दिस लेयर। सो दिस लेयर नाउ बिहेव लाइक अ रेयर मीडियम एंड दिस बिहेव लाइक अ डेंसर मीडियम। सो अगेन योर लाइट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। Clear? Again we will draw here a normal. So now this layer and this layer we will compare. So this layer act as a rare medium and this as a denser because this layer is more denser as compared to this. So now again it is bend toward the normal. ये normal की तरफ bend कर जाएगी. Clear? So अब जहां पे यहाँ पे जो अगर कोई ऑब्जर्वर है अगर इस लाइट को देखेगा तो द ऑब्जर्वर सीन दैट कि दिस लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। तो
तो आपको जो आपका स्टार है वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो स्टार यहाँ पे दिखाई दिया, इसका मतलब स्टार अपनी एक्चुअल पोजीशन से कहाँ दिख रहा है, एपरेंट पोजीशन पे दिखाई दे रहा है। क्लियर। और दूसरा फिर जो ये लेयर ऑफ एयर है या जो लेयर ऑफ गैसेस है दैट इज इमोबाइल, मतलब ये इमोबाइल मतलब ये स्टेशनरी नहीं है। एवरी टाइम द कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर चेंजेस, रात के टाइम कुछ कंडीशन होती है, दिन के टाइम कुछ कंडीशन होती है। सो दिस पोजीशन इज ऑल्सो नॉट फिक्स, ये पोजीशन भी आपकी चेंज होती रहेगी, कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे। सो इन दैट वे यूर स्टार फ्लक्चुएट, ड्यू टू दैट फ्लक्चुएशन स्टार ट्विंकल, जो स्टार है वो क्या करेगा, आपका ट्विंकल करेगा। तो दिस इज द रीजन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड दिस इज द फिनोमेना विच अक्कर इन द एटमोस्फेयर ड्यू टू विच वी नेम एज इट एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्लियर। आफ्टर दैट वन मोर फिनोमेना विच इज बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दिस वी हैव टू सी। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द टॉपिक इज एडवांस सनसेट एंड एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। इसका मतलब ये है कि बेटा जो सन अभी राइज नहीं हुआ हमें पहले ही दिखाई देने लग जाता है, और जो सन सेट हो चुका है, सेट होने के बाद भी हमें दिखाई देता है। तो ये हमारा टॉपिक है। तो इसको हम डायग्राम से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि ये आपकी अर्थ है, दिस इज योर अर्थ, क्लियर, एंड दिस इज द होरिजन लाइन ऑफ अर्थ। ये अर्थ की क्या है, आपकी होरिजन लाइन है, होरिजन, दिस इज द होरिजन लाइन ऑफ अर्थ। सो वेन एवर सनराइज और सनसेट, जब भी सनराइज होता है सनसेट होता है तो जो पोजीशन होती है सन की दैट इज बिलो द होरिजन। क्लियर। मीन्स जब भी सनसेट होगा या सनराइज होगा तो सन की पोजीशन होगी बिलो द होरिजन। मतलब सनराइज तब बोलेंगे हम कि अगर वो होरिजन से ऊपर है, सनसेट को तब बोलेंगे अगर वो होरिजन से नीचे है। मीन्स अब हम कहते हैं कि मॉर्निंग में भी सनराइज नहीं किया। इफ देर इज अ ऑब्जर्वर, यहाँ पे कोई आपका ऑब्जर्वर है जो सन को ऑब्जर्व कर रहा है। सो जो सन से आपकी लाइट आएगी वो लाइट ऐसे आ रही है टू दी ऑब्जर्वर, बट ऑब्जर्वर को क्या ऑब्जर्व होगा कि दिस लाइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन। तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि जो ये लाइट आ रही है वो यहां से आ रही है। सो जो ऑब्जर्वर है उसको सन आपका यहां पे दिखाई देगा। इसका मतलब अभी सन राइज नहीं किया था, ऑब्जर्वर को सन पहले ही दिखाई देने लग गया। सिमिलरली कि आपका सन सेट हो चुका है लेकिन लाइट यहां पे आएगी, ऑब्जर्वर को भी लगेगा कि सन सेट नहीं हुआ। सो इन दैट वे 2 मिनट मॉर्निंग में और 2 मिनट इवनिंग में, टोटल 4 मिनट जो डे टाइम है वो आपका इंक्रीज करता है ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्लियर। और ये अर्थ के चारों तरफ हम कहते हैं अगर अर्थ का क्या आपका एटमोस्फेयर है। तो ये आपका फिनोमेना है कि एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट इज ड्यू टू द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वेन एवर सनसेट और सनराइज इट्स पोजिशन इज नियर द होरिजन, but due to atmospheric refraction the sun is appear to above the horizon due to atmospheric refraction। तो ये आपका फिनोमेना था एडवांस सनसेट और सनराइज का। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या आपका नेक्स्ट टॉपिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड दिस इज योर लास्ट टॉपिक। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो हमने समझना है कि स्कैटरिंग का मीनिंग क्या है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट? कि व्हेन सनलाइट एंटरिंग दैट एटमोस्फेयर द एटम एंड द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर ऑब्जर्व दिस सनलाइट। कि मान लो ये किसी गैस के मॉलिक्यूल थे या किसी एटम के मॉलिक्यूल थे। सो व्हेन सनलाइट एंटर इन द अर्थ एटमोस्फेयर दिस लाइट इज ऑब्जर्व बाय दीज मॉलिक्यूल। मीन्स ये लाइट आ रही है सन की, सो दिस लाइट इज ऑब्जर्व बाय द डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल, इन्होंने इस लाइट को ऑब्जर्व कर लिया। क्लियर। बट आफ्टर सम टाइम दीज गैस मॉलिक्यूल और दिस वाटर ड्रॉपलेट और दीज एटम्स री इमिट द लाइट इन ऑल डायरेक्शन। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज scattering of light. So what is scattering of light? When the sunlight enter in the earth atmosphere, the atom and the molecule of different gases present in the earth atmosphere observes that light.
then these atoms and molecule of the gas re-emit light in all direction. The process is known as scattering of light. The atom or the particle scatter light are called scatterer. कि जितने भी एटम जो लाइट को स्कैटर करेंगे उनको स्कैटरर कहेंगे. But we name them scatterer. We name them as a scatterers. So ये आपके होंगे scatterers. तो this phenomena is known as scattering of light. अब यहाँ पे एक रिलेशन है, उस रिलेशन को हमने समझना है. इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी लैम्डा रेज़्ड टू पावर 4 वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि जो लाइट स्कैटर होगी उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अब इसका मतलब ये है कि रेड कलर की जो वेवलेंथ थी रेड आर दैट इज लॉन्गेस्ट. सो इट्स स्कैटरिंग इज मिनिमम. अब जो आपका रेड कलर है उसकी जो आपकी वेवलेंथ है दैट इज लॉन्गेस्ट. लैम्डा जो वेवलेंथ है वो लॉन्गेस्ट है. तो इट्स स्कैटरिंग जो होगी वो मिनिमम होगी, मींस स्कैटर्ड लीस्ट. ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं तो आपका जो ब्लू कलर है या जो वॉयलेट कलर है उनका जो लैम्डा बी या जो लैम्डा वॉयलेट होता है दैट इज शॉर्टेस्ट, मतलब वेवलेंथ उसकी शॉर्टेस्ट है. सो दैट कलर स्कैटर्ड मोस्ट. तो ये हमने पॉइंट यहां पे समझना. अब जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी, जिस कलर की वेवलेंथ कम है उसकी स्कैटरिंग क्या होगी, ज्यादा होगी. अब इसके बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द कलर ऑफ स्काई ब्लू. क्वेश्चन फर्स्ट, कलर ऑफ स्काई इज ब्लू. कि जो स्काई का कलर है वो ब्लू क्यों है? So when the sunlight enter in the earth atmosphere, the atom or the molecule of the gas present in the atmosphere scatter this light. Since the wavelength of the red color जो है आपकी larger है, clear? So red color scattered least, the violet color is scattered the most, followed by the blue, green and yellow. So RI is more sensitive toward the blue color. अब इसको समझते हैं. देखो क्या कहा. अब जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो आपके गैस के और डस्ट के और जो वाटर के वेपर हैं दैट आर ऑल ऑफ स्मॉल साइज. इसके बेटा वो स्मॉल साइज के हैं. सो व्हेन द लाइट फ्रॉम द सन एंटर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, सो दीज आर ऑफ स्मॉल साइज. ये आपके इसके स्मॉल साइज के. सो दैट आर कैपेबल टू स्कैटर द लाइट ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. अब जो छोटे साइज के पार्टिकल होंगे वो स्कैटर करेंगे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को, और जो बड़े साइज के पार्टिकल होंगे वो स्कैटर करेंगे लॉन्गेस्ट कलर की वेवलेंथ ऑफ लाइट. सो इफ दीज पार्टिकल आर शॉर्टेस्ट इन साइज, इफ दीज पार्टिकल आर स्मॉल बिकॉज दीज पार्टिकल आर नॉट सीन विद द नेकेड आई. तो ये पार्टिकल आपके छोटे हैं. सो दीज पार्टिकल स्कैटर द लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ. तो शॉर्टर वेवलेंथ किसकी है? वॉयलेट की है. जो आपकी शॉर्टर वेवलेंथ है वो किसकी है? वॉयलेट की है. बट आर आईज मोर सेंसिटिव टुवर्ड द ब्लू कलर. इसलिए हमें जो स्काई है ब्लू दिखाई देता है. क्लियर? तो रीजन है स्काई ब्लू होने का कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब सनलाइट एंटर करती है उसको गैस मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल ऑब्जर्व करते हैं. उनका साइज छोटा है. अगर उनका साइज छोटा है तो दैट आर कैपेबल टू स्कैटर द वेवलेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी है? वॉयलेट कलर की है. बट आर आईज मोर सेंसिटिव टुवर्ड द ब्लू कलर. सो दैट्स व्हाई स्काई अपीयर टू बी ब्लू. अब दूसरा क्वेश्चन आपका आता है यहीं पे कि क्लाउड आर वाइट. कि जो क्लाउड है वो वाइट क्यों होते हैं? जो क्लाउड है आपके, क्लाउड्स आर वाइट. अब इसका रीजन ये है बेटा कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये वो आपका कोई क्लाउड है, क्लियर,
इन दिस क्लाउड देर इज अ डिफरेंट साइज वाटर ड्रॉपलेट, कोई बड़ी है, कोई बिल्कुल छोटी है, कोई और बड़ी है, फिर एक स्मॉल साइज की। सो व्हेन सनलाइट एंटर इन द दिस रीजन, सो जो बड़ी ड्रॉपलेट है वो किसको स्कैटर करेगी, रेड को करेगी। जो स्मॉल है वो किसको करेगी, वो वॉयलेट को करेगी। जो मीडियम साइज की है वो येलो को करेगी। जो थोड़ी है कोई ग्रीन को करेगी। तो इन दैट वे ऑल दीज कलर्स रीच टू द ऑब्जर्वर। सो जब सारे कलर रीच करेंगे तो जो लाइट होगी वो क्या होगी, वाइट होगी। दिस इज द रीजन ऑफ कलर ऑफ क्लाउड इज वाइट। सो क्लाउड आर मेड अप ऑफ वाटर ड्रॉपलेट ऑफ डिफरेंट साइज. These different size droplets scatter the different colors. For example, the tiniest droplet scatter more blue light than the other. Droplet of size greater than the tiniest droplet scatter the green light, and the largest droplet scatter the red color. So in that way all these colors are combined. As a result of this the cloud appear to be white. Cloud आपके क्या होंगे, white होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने एक और पॉइंट यहाँ पे देखना है, वो नेक्स्ट आपका देखते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट कि सन अपीयर टू बी रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग और सन अपीयर टू बी रेडिश व्हेन इट इज सेट और राइज। तो रीज़न फिर से वही लिखना है आपने कि जब भी सन सेट होगा या सन राइज होगा तो उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, होरिजन के पास होगी। इसके पास होगी उसकी पोजीशन, होरिजन के पास होगी। तो फिर से अगर हम बात करते हैं कि ये अर्थ है, ये होरिजन लाइन है, क्लियर, और यहाँ पे सन है। तो जब सन सेट होगा या सन राइज होगा तो कह रहा है वो रेड कलर का दिखता है। रीजन क्या है उसका, तो एट द टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज द पोजीशन ऑफ सन इज वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। की जो ये पोजीशन है, अब सन ऐसे आएगा बेटा घूम के ऐसे। सो जो ये पोजीशन है सन की अर्ली इन द मॉर्निंग, दैट इज फार पोजीशन। कौन सी पोजीशन है ये, फार, मतलब सन इज एट फार पोजीशन। द लाइट ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू द एटमोस्फेयर। तो जब लाइट ने यहां से यहां जाना है तो हैव टू ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस, मीन्स लाइट को लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा टू रीच टू अवर आई। द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट इज मोर देन द स्कैटरिंग ऑफ रेड कलर। अब जब लाइट यहां से यहां जाएगी तो इन बिटवीन दिस पाथ जो आपके अदर कलर होंगे जैसे ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, दीज ऑल अदर कलर, ऑल अदर कलर जो हैं वो आपके हो जाएंगे स्कैटर। तो अगर बाकी सारे कलर आपके स्कैटर हो गए देन ओनली रेड कलर रीच टू आवर आई। सो दिस इज द रीजन कि आपकी जो सनराइज और सनसेट है वो रेडिश होता है। रीजन क्या, कि जब सन राइज होगा, जब सन राइज होगा या सनसेट होगा तो होरिजन के पास होगा। जो फार डिस्टेंस है, लॉन्गर डिस्टेंस है, तो लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा आज तक पहुंचने के लिए। तो जब लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ड्यूरिंग दैट डिस्टेंस द अदर कलर विल स्कैटर्ड, क्योंकि उनकी वेवलेंथ स्मॉल है, वेवलेंथ स्मॉल है तो स्कैटरिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो रेड कलर ही हमारी आइज तक पहुंचेंगे। रेड कलर की वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, और उसकी स्कैटरिंग क्या होगी, कम होगी। बट एट द नून टाइम, कि नून के टाइम में सन यहाँ पे होगा। सो दिस इज द शॉर्ट डिस्टेंस। ये आपका कौन सा डिस्टेंस है, शॉर्ट डिस्टेंस है। सो एट दैट टाइम एवरी कलर रीच टू द अर्थ। एवरी कलर मतलब सारे कलर अर्थ पे रीच करेंगे। जब सारे कलर अर्थ पे रीच करेंगे तो ऑब्जर्वर सारे कलर देखेगा, तो जो उसको सन है वो व्हाइट दिखाई देगा। क्लियर। सिमिलर यार डेंजर सिमिलर ऑफ रेड कलर, तो इसका आंसर भी वही है, बिकॉज रेड कलर वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, स्कैटरिंग क्या है, कम है। तो अगर रेड कलर की स्कैटरिंग कम होगी तो रेड कलर कन्फाइंड टू इट्स प्लेस। तो ये आपके कुछ फिनोमेना थे जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में होते हैं, जिसको हमने पढ़ा है। इसके बाद आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कट चुके हैं। आपके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आपका 11, 12, 10, 11, 12, 13, ये आपके क्वेश्चन है। तो आपने उन क्वेश्चनों को देखना है। क्लियर। उन क्वेश्चन को देखने के बाद सारे के सारे क्वेश्चन आपके थ्योरी के अंदर कवर हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। कि किसी भी एस्ट्रोनॉट को जो सन है, जो स्काई है वो डार्क दिखता है, ब्लू नहीं। क्योंकि जो एस्ट्रोनॉट है वो स्पेस में है, स्पेस में एयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ पे स्कैटरिंग नहीं है। जब स्कैटरिंग नहीं होगी तो आप लोगों को जो कलर है वो डार्क दिखाई देगा इंस्टेड ऑफ ब्लू। तो दिस इज ओवर फॉर टुडे। जो एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड टेक्स्ट वो आपने देखने हैं 10 से लेकर 13 तक के। यही आपके सिलेबस में इस साल के लिए। वीडियो को पूरा देखने के बाद एट द एंड अपना नाम कमेंट आपने करना है।
क्लियर। सो ये चैप्टर आपका कवर हो चुका है, इसको अपने फेयर नोट में फेयर करोगे। सो दिस इज ओवर फॉर टुडे, थैंक यू।